आज की कहानी में हम एक ऐसे खतरनाक स्पेस जर्नी पे निकलने वाले हैं जिसका मिशन सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि पूरे सूरज यानी कि हमारे सूर्य को बचाना है। लेकिन इस मिशन की सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिस इंसान को पूरी मानव जाति की आखिरी उम्मीद बना के स्पेस में भेजा गया है वो कोई एस्ट्रोनॉट नहीं है बल्कि असल में एक साधारण साइंस टीचर है। इसी खतरनाक स्पेस मिशन के दौरान उसकी मुलाकात होगी एक एलियन से। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि हमारा सूरज मरने वाला है? और क्या एक साधारण स्कूल टीचर सच में पूरी इंसानियत और सूर्य को बचा सकता है? ज्यादा देर नहीं करेंगे दोस्तों और शुरू करेंगे आज की जबरदस्त साईफाई एडवेंचर मूवी को। आज की मूवी है प्रोजेक्ट हेल मैरी। मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो किसी फ्यूचरिस्टिक मेडिकल पॉड के अंदर पड़ा हुआ होता है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है और सामने से एक रोबोटिक आवाज आती है। वो पूछती है, 2 और 2 कितने होते हैं? वो आदमी कंफ्यूजन में जवाब देता है लेकिन जवाब गलत निकलता है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसे लंबे समय तक मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में रखा गया था और उसकी मेमोरी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। उसकी मसल्स ठीक से काम नहीं कर रही होती, इसीलिए सिस्टम बार बार उसे मेडिकल प्लेटफॉर्म पे लौटने के लिए कहता है। लेकिन वो आदमी बुरी तरह से घबराया हुआ होता है। वो समझ ही नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे जैसे वो अपने शरीर को संभालते हुए उस मेडिकल बेड से बाहर निकलता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, चलना मुश्किल हो रहा होता है और उसका पूरा दिमाग पूरी तरह से खाली होता है। उसे अपना नाम तक याद नहीं होता। अब वो आसपास देखने लगता है। जगह किसी हॉस्पिटल जैसी नहीं बल्कि किसी एडवांस स्पेसशिप जैसी लग रही होती है। चारों तरफ अजीब मशीनें, मेटालिक दीवारें और ऑटोमेटेड सिस्टम लगे होते हैं। तभी उसकी नजर 2 और मेडिकल पॉड्स पे जाती है और वहां पड़े दोनों लोग मर चुके होते हैं। ये देख के वो आदमी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो बार बार चिल्ला के पूछता है, कोई है? मैं कहाँ हूँ? लेकिन जवाब में सिर्फ जहाज का एआई सिस्टम मैकेनिकल आवाज में इंफॉर्मेशन देता रहता है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि वो किसी स्पेसशिप में है। तभी वो जहाज की खिड़की से बाहर देखता है और उसकी सांसें रुक जाती है क्योंकि बाहर एक चमकता हुआ सूरज दिखाई दे रहा होता है। लेकिन कंप्यूटर उसे बताता है कि वो पृथ्वी वाला सूरज नहीं है। अब वो तुरंत अर्थ से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन जहाज का सिस्टम उसे बताता है कि पृथ्वी तक किसी ट्रांसमिशन को पहुंचने में लगभग 12 साल लगेंगे। ये सुनते हैं उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि इसका मतलब सिर्फ एक ही था कि वो पृथ्वी से लगभग 12 लाइट ईयर्स दूर मौजूद किसी दूसरे स्टार सिस्टम में पहुंच चुका है। अब उसके अंदर पैनिक अटैक शुरू हो जाता है। वो जहाज में भागता फिरता है, चीजें तोड़ता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो यहाँ आया कैसे। लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। उसे सिर्फ छोटी छोटी रैंडम चीजें याद आने लगती है जैसे साइंटिफिक टर्म्स, केमिस्ट्री इक्विपमेंट्स और बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। वो एक माइक्रोस्कोप को देख के तुरंत पहचान लेता है कि ये एक एटॉमिक रेजोल्यूशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जबकि उसे अपना नाम तक याद नहीं होता। तभी उसे एहसास होता है कि वो शायद कोई साइंटिस्ट था। धीरे धीरे फ्लैशबैक शुरू हो जाते हैं और मूवी हमें अर्थ पे ले जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि ये आदमी असल में रायलैंड ग्रेस नाम का एक मिडिल स्कूल साइंस टीचर है। वो बच्चों को बेहद मजेदार तरीके से साइंस पढ़ाता है। उसकी क्लास में बच्चे उससे सवाल पूछते हैं कि क्या सच में स्पेस डॉट्स सूरज को खा रहे हैं। शुरुआत में ये बात मजाक जैसी लगती है लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया एक भयानक क्राइसिस से गुजर रही है। 2 साल पहले आइरीना पेट्रोवा नाम की एक साइंटिस्ट ने नोटिस किया था कि सूरज से वीनस तक एक अजीब इंफ्रारेड लाइन जा रही है। बाद में उसे पेट्रोवा लाइन कहा गया। जब साइंटिस्ट ने उस जगह प्रोब भेजा तो उन्हें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए जो सूरज की एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे थे। शुरुआत में साइंटिस्ट को लगा कि ये कोई छोटा फेनोमेनन होगा, लेकिन कैलकुलेशंस ने पूरी दुनिया को डरा दिया। अगर ये प्रोसेस जारी रहा तो आने वाले 30 सालों में पृथ्वी का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री तक गिर सकता था। इसका मतलब था सारी क्रॉप्स खत्म हो जाएंगी, ओशियंस जमने लगेंगे, इकोसिस्टम्स कोलैप्स हो जाएंगे और अरबों लोग भूख और केओस से मर जाएंगे। पूरी दुनिया में पैनिक फैलने लगता है। लेकिन उसी दौरान ग्रेस अपने क्लास में बच्चों को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि दुनिया के सबसे तेज दिमाग यानी कि हमारे साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हालांकि अंदर ही अंदर ग्रेस भी सिचुएशन की सीरियसनेस समझ रहा होता है। तभी ग्रेस की जिंदगी में एंट्री होती है ईवा स्ट्रेट नाम की एक बेहद पावरफुल और रूथलेस महिला की।
एस्ट्रेड पूरी दुनिया की तरफ से इस क्राइसिस को हैंडल कर रही होती है। उसे लगभग अनलिमिटेड अथॉरिटी दी गई होती है ताकि वो किसी भी कीमत पे ह्यूमैनिटी को बचा सके। वो ग्रेस को उसके पुराने साइंटिफिक पेपर की वजह से ढूंढती है, क्योंकि ग्रेस उन गिने चुने साइंटिस्ट में था जो मानते थे कि लाइफ सिर्फ पानी पे डिपेंड नहीं करती। उसकी थ्योरीज को पहले लोग पागलपन समझते थे और उसी वजह से उसका साइंटिफिक करियर खत्म भी हो गया था। लेकिन अब वही थ्योरीज शायद एलियन लाइफ को समझने में काम आ सकती थी। एस्ट्रेड उसे लेबोरेटरी ले जाती है जहाँ पेट्रोवा ऑर्गेनिज्म का सैंपल रखा होता है। पूरा कमरा आर्गन गैस से भरा होता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि ये चीज कितनी डेंजरस है। शुरुआत में ग्रेस नर्वस रहता है, लेकिन जैसे ही वो माइक्रोस्कोप में उस ऑर्गेनिज्म को देखता है उसकी आंखें चमक उठती है, क्योंकि वो चीज सच में जिंदा होती है। मानव इतिहास में पहली बार इंसानों ने एलियन लाइफ डिस्कवर किया होता है। ग्रेस एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट पागल हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि यही माइक्रोस्कोपिक एलियन पूरी अर्थ को खत्म भी कर सकता है। साइंटिस्ट उस ऑर्गेनिज्म को एनालाइज करते हैं और पता चलता है कि वो लगभग पूरी तरह से वाटर बेस्ड है। वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है, यानी एलियन होने के बावजूद उसकी बायोलॉजी काफी हद तक अर्थ लाइफ जैसी ही होती है। ग्रेस उस ऑर्गेनिज्म को नाम देता है एस्ट्रोफेज, यानी कि तारों को खाने वाला। इसके बाद ग्रेस एक और बड़ी डिस्कवरी करता है। उसे पता चलता है कि एस्ट्रोफेज सनलाइट एब्जॉर्ब करके एनर्जी स्टोर करता है और फिर इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ के आगे बढ़ता है। आसान शब्दों में कहें तो वो लिटरली सूरज की एनर्जी को खा के स्पेस में ट्रेवल करता है। फिर साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एस्ट्रोफेज वीनस की तरफ क्यों जा रहे हैं। काफी सोचने के बाद ग्रेस समझता है कि वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है और वही एस्ट्रोफेज के रिप्रोडक्शन के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट है, यानी वीनस उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह काम कर रहा था। आगे ग्रेस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता है जहां वो वीनस जैसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तैयार करता है। तभी उसे एक्सीडेंटली पता चलता है कि एस्ट्रोफेज बेहद तेजी से रिप्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह होती है कि उसके अंदर अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। इतनी एनर्जी कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो पूरा शहर उड़ सकता है। यहीं से ह्यूमैनिटी को एक नई उम्मीद दिखाई देती है। अगर एस्ट्रोफेज इतनी एनर्जी स्टोर कर सकता है तो शायद उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके इंटरस्टेलर ट्रेवल किया जा सकता है। तभी ईवा एस्ट्रेड दुनिया के सामने अपना आखिरी प्लान रिवील करती है, प्रोजेक्ट हेल मैरी। इस मिशन का उद्देश्य होता है कि एक स्पेसशिप को टाउ सेटी नाम के एक दूसरे स्टार सिस्टम में भेजना, क्योंकि वही एक ऐसा तारा था जो इस इन्फेक्शन से प्रभावित नहीं हुआ था। साइंटिस्ट को उम्मीद थी कि वहां जाके उन्हें इस पूरे संकट का सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टाउ सेटी पृथ्वी से लगभग 12 लाइट ईयर्स दूर था। वहां जाके वापस लौटना लगभग इम्पॉसिबल था जब तक एस्ट्रोफेज को फ्यूल की तरह इस्तेमाल न किया जाए। अब पूरी दुनिया मिलकर एक इम्पॉसिबल मिशन बनाने लगती है, एक ऐसा मिशन जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को प्रैक्टिकली सुसाइड मिशन पे भेजा जाने वाला था, क्योंकि मिशन पूरा होने के बाद उनके वापस लौटने की संभावना लगभग 0 थी। और सबसे शॉकिंग बात, ईवा एस्ट्रेड चाहती थी कि उस मिशन का हिस्सा बने रायलन ग्रेस। अब ग्रेस समझ चुका होता है कि प्रोजेक्ट हेल मैरी कोई नॉर्मल स्पेस मिशन नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति की आखिरी उम्मीद है। अगर ये मिशन फेल हुआ तो आने वाले कुछ दशकों में पृथ्वी पे सिविलाइजेशन लगभग खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी बाकी थी। टाउ सेटी तक पहुंचने के लिए इंसानों को ऐसा फ्यूल चाहिए था जो अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा कर सके, और पूरी यूनिवर्स में सिर्फ ऐसी एक ही चीज मिली थी, एस्ट्रोफेज। साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं कि अगर एस्ट्रोफेज को सही तरीके से कंट्रोल किया जाए तो उसकी मदद से एक स्पेसशिप को लगभग लाइट स्पीड के करीब तक एक्सेलरेट किया जा सकता है, यानी पहली बार इंसान सच में इंटरस्टेलर ट्रेवल कर सकता था। लेकिन इसके साथ एक भयानक खतरा भी जुड़ा था। एस्ट्रोफेज के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हुई तो पूरा शहर न्यूक्लियर ब्लास्ट की तरह उड़ सकता है। इसीलिए ईवा एस्ट्रेड पूरी दुनिया के सबसे डेंजरस साइंटिफिक प्रोजेक्ट को सीक्रेटली समुद्र के बीच एक आइसोलेटेड शिप पे शुरू करवाती है। वहां दुनिया भर के साइंटिस्ट दिन रात काम कर रहे होते हैं। अब ग्रेस भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाता है। वो और बाकी साइंटिस्ट एस्ट्रोफेज को सेफली रिप्रोड्यूस करने का तरीका ढूंढने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे सफल हो जाते हैं और लाखों करोड़ों माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जाने लगते हैं।
लेकिन तभी एक एक्सीडेंट पूरी प्रोजेक्ट टीम को हिला देती है। एक साइंटिस्ट गलती से एस्ट्रोफेज की गलत क्वांटिटी इस्तेमाल कर देता है और अगले ही पल पूरा लेबोरेटरी सेक्शन मैसिव एक्सप्लोजन में उड़ जाता है। कुछ ही सेकेंड्स में पूरी साइंस टीम मारी जाती है। ये देख के ग्रेस समझ जाता है कि ये चीज कितनी खतरनाक है, लेकिन स्ट्रेट मिशन रोकने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि अब ह्यूमैनिटी के पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं था। धीरे धीरे प्रोजेक्ट हेल मेरी स्पेसशिप तैयार हो जाती है। मिशन के लिए 3 लोगों को चुना जाता है, कमांडर यो, मिशन पायलट, इल युखीना, इंजीनियर और तीसरा साइंटिस्ट। शुरुआत में वो साइंटिस्ट कोई और होता है, लेकिन एक्सप्लोजन में उसकी मौत हो जाती है। अब मिशन लॉन्च होने में बहुत ही कम समय बचा होता है और एस्ट्रैड को तुरंत रिप्लेसमेंट चाहिए होता है। तभी उसकी नजर ग्रेस पे जाती है, लेकिन ग्रेस ये सुनते ही घबरा जाता है। वो साफ कह देता है, मैं कोई एस्ट्रोनॉट नहीं हूँ। वो बार बार स्ट्रेट को समझाने की कोशिश करता है कि वो इस मिशन के लिए सही इंसान नहीं है। उसे स्पेस से डर लगता है, उसे ट्रेनिंग नहीं मिली, वो फिजिकली भी उतना कैपेबल नहीं है। लेकिन एस्ट्रेड उसे याद दिलाती है कि मिशन को किसी हीरो की नहीं बल्कि एस्ट्रोफेज एक्सपर्ट की जरूरत है। ग्रेस फिर भी मना कर देता है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता है कि यह मिशन प्रैक्टिकली सुसाइड मिशन था। शिप में इतना फ्यूल नहीं था कि एस्ट्रोनॉट्स वापस अर्थ पे लौट सके। उनका काम सिर्फ टाउ सिटी तक जाना, सॉल्यूशन ढूंढना और इंफॉर्मेशन प्रोब के जरिए अर्थ में भेजना था। उसके बाद वे स्पेस में ही मर जाते। ग्रेस टूट जाता है। वो स्ट्रेट से कहता है, कुछ लोग बहादुर नहीं होते, कुछ लोग मुश्किलों का सामना नहीं कर सकते, मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। ये सीन पूरी मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट इमोशनल मोमेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पहली बार हमें समझ में आता है कि ग्रेस कोई ट्रेडिशनल हीरो नहीं है। वो डरा हुआ इंसान है। वो जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। लेकिन स्ट्रेट उसे कड़वी सच्चाई बताती है, अगर मिशन फेल हुआ तो सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही नहीं मरेंगे, पूरी अर्थ मर जाएगी और वो लोग भूख, ठंड और केओस में खत्म हो जाएंगे। फिर भी ग्रेस मिशन में जाने से मना कर देता है और तभी स्ट्रेट एक शॉकिंग फैसला लेती है। वो सीक्रेटली ग्रेस को सेडेशन दे के कोमा में डाल देती है ताकि उसे जबरदस्ती मिशन पे भेजा जा सके। जब ग्रेस भागने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। वो चिल्लाता रहता है, स्ट्रेट से विनती करता है, लेकिन स्ट्रेट सिर्फ इतना कहती है, तुम जानते हो कि तुम कौन हो। इसके बाद ग्रेस बेहोश हो जाता है और यहीं से उसकी मेमोरी इरेज होने लगती है। यानी मूवी की शुरुआत में जब वो स्पेसशिप में जागा था, उससे पहले उसे जबरदस्ती प्रोजेक्ट हेल मेरी मिशन में भेजा जा चुका था। इसके बाद मूवी वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में लौटती है। अब ग्रेस धीरे धीरे अपनी सारी यादें वापस पा चुका होता है। उसे समझ आ जाता है कि वो यहाँ पे क्यों है और पूरी ह्यूमैनिटी की उम्मीद अब उसी पे टिकी हुई है। लेकिन तभी शिप का सिस्टम अनाउंस करता है, टाउ सिटी ऑर्बिट रीच्ड। अब ग्रेस फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका होता है। वह जल्दी से शिप के इंस्ट्रूमेंट्स एक्टिवेट करता है और टाउ सिटी स्टार को ऑब्जर्व करने लगता है। और तभी उसे सबसे शॉकिंग चीज दिखाई देती है। टाउ सिटी के आसपास भी पेट्रोवा लाइन मौजूद होती है, लेकिन फिर भी वो तारा कमजोर नहीं पड़ा होता। यानी वहां जरूर कुछ ऐसा था जो एस्ट्रोफेज को रोक रहा था। और तभी अचानक शिप के रेडार पे एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। पहले ग्रेस सोचता है कि शायद ये कोई एस्टेरॉयड होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगता है। अब उसका डर बढ़ने लगता है, क्योंकि स्पेस में उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये ऑब्जेक्ट कंट्रोल्ड तरीके से मूव कर रहा है, यानी कोई उसे चला रहा था। ग्रेस की हार्ट बीट तेज हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ एक ही था कि वो अंतरिक्ष में अकेला नहीं है। अब वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे हेल मेरी शिप के और करीब आने लगता है। पहले एक छोटा सा ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आता है। ग्रेस डर जाता है कि कहीं वो बॉम्ब ना हो। वो शिप के एआई से शील्ड एक्टिवेट करने को कहता है, लेकिन हेल मेरी में कोई शील्ड ही नहीं होती। ऑब्जेक्ट धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है और आखिरकार ग्रेस उससे पकड़ लेता है। वो कोई वेपन नहीं बल्कि एक मेटालिक सिलेंडर होता है। ग्रेस उसे लेबोरेटरी में जाके एग्जामिन करता है और तभी उसे सबसे शॉकिंग बात पता चलती है कि वो चीज एक खास तरह के मेटल से बनी है। समस्या ये है कि ये मेटल पृथ्वी पे एक गैस होती है, सॉलिड मेटल नहीं। यानी जिसने भी वो चीज बनाई है उसकी केमिस्ट्री और फिजिक्स इंसानों से बिल्कुल अलग है। अब ग्रेस पूरी तरह समझ चुका होता है कि उसने एलियन टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर ली है। कुछ देर बाद उसे फिर एक सिग्नल मिलता है। इस बार सामने वाला क्लियरली कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा होता है। धीरे धीरे ग्रेस समझता है कि दूसरा शिप भी उसी वजह से यहाँ आया है जिस वजह से हेल मेरी आई थी। उनका तारा भी मर रहा था। अब ग्रेस पहली बार सूट पहन के स्पेस वॉक पे जाता है।
वो धीरे धीरे एलियन शिप के करीब पहुंचता है और जैसे ही वो उसके अंदर झांकता है वो पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि अंदर मौजूद क्रिएचर इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं होता। वो 5 पैरों वाला स्पाइडर जैसा एलियन होता है। उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर होता है और वो अमोनिया एटमॉस्फेयर में सरवाइव करता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से डरते हैं, दोनों को सामने वाले की बायोलॉजी समझ नहीं आती। ग्रेस ऑक्सीजन में सरवाइव करता है जबकि रॉकी अमोनिया एनवायरनमेंट में। अगर दोनों बिना प्रोटेक्शन के एक दूसरे के एटमॉस्फेयर में चले जाएं तो तुरंत मर जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद दोनों धीरे धीरे कम्युनिकेट करने की कोशिश शुरू करते हैं। रॉकी साउंड वाइब्रेशंस और इको लोकेशन से देखता है, यानी वो इंसानों की तरह आंखों से नहीं देख सकता। इसी वजह से उससे ग्रेस का चेहरा समझ नहीं आता। दूसरी तरफ ग्रेस को रॉकी की लैंग्वेज बिल्कुल एलियन नॉइज जैसी लगती है, लेकिन फिर दोनों मैथमेटिक्स का इस्तेमाल शुरू करते हैं, क्योंकि मैथ यूनिवर्स की यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। धीरे धीरे वे नंबर, सिंबल्स और पैटर्न के जरिए बेसिक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर लेते हैं। ग्रेस उसे अपना नाम बताता है, लेकिन रॉकी रायलन ग्रेस सही से नहीं बोल पाता, इसीलिए ग्रेस मजाक में उसे रॉकी नाम दे देता है, क्योंकि वो पत्थर जैसा दिखता है। और यहीं से मूवी का सबसे इमोशनल और ब्यूटीफुल हिस्सा शुरू होता है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। वे एक दूसरे को अपनी लैंग्वेज सिखाते हैं, जोक्स करते हैं, साइंस डिस्कस करते हैं और साथ मिलकर पेट्रोवा प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं। ग्रेस पहली बार इतने लंबे समय बाद जेन्युइनली खुश दिखाई देता है, क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक वो पूरी तरह अकेला था, लेकिन अब फाइनली उसके पास कोई था जो उसे समझता था। धीरे धीरे रॉकी उसे अपने बारे में बताता है। उसका होम प्लेनेट एरिड था और उसका तारा भी एस्ट्रोफेज की वजह से ही खत्म हो रहा था। रॉकी भी अपने लोगों को बचाने के लिए मिशन पे आया था, लेकिन उसके बाकी क्रूमेट्स रास्ते में ही मर चुके थे। यानी अब दोनों लिटरली अपने अपने ग्रहों की आखिरी उम्मीद थे। अब दोनों मिलके टाउ सेटी सिस्टम के एक प्लेनेट को स्टडी करते हैं, जिसे वो एड्रियन नाम देते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसी प्लेनेट पे एस्ट्रोफेज नॉर्मली रिप्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन किसी वजह से उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में भी है, यानी वहां जरूर कोई प्रेडेटर मौजूद था जो एस्ट्रोफेज को खा रहा था। यही पूरी मिस्ट्री का सोल्यूशन बन सकती थी। अब ग्रेस और रॉकी मिलके एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। धीरे धीरे उन्हें एक माइक्रोस्कोपिक प्रेडेटर का पता चल जाता है। ग्रेस उसका नाम रखता है टाउमेबा। ये टाइनी ऑर्गेनिज्म एस्ट्रोफेज को खा के सरवाइव करता है, यानी अगर टाउमेबा अर्थ और एरिड तक पहुंच जाए तो दोनों स्टार्स बचाए जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टाउमेबा एड्रियन प्लेनेट के डेंजरस एटमॉस्फेयर में मौजूद था। अगर हेल मैरी या रॉकी का शिप वहां ज्यादा करीब जाता तो दोनों जल के खत्म हो जाते। तभी रॉकी एक इंसेन आइडिया देता है। वो कहता है कि वो 5 किलोमीटर लंबी चेन बनाएगा, जिसके जरिए वे एटमॉस्फेयर के सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। ग्रेस पहले इस आइडिया को बेवकूफी समझता है, लेकिन रॉकी सच में वो इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग करके दिखाता है। अब दोनों डेंजरस मिशन की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन इसी दौरान एक इमोशनल कन्वर्सेशन होती है। रॉकी कैजुअली पूछता है, मिशन खत्म होने के बाद ग्रेस घर क्यों नहीं जाएगा? तभी पहली बार ग्रेस उसे सच्चाई बताता है कि हेल मैरी में वापस अर्थ लौटने जितना फ्यूल ही नहीं है। मिशन पूरा होने के बाद वो स्पेस में अकेले मरने वाला है। यह सुनकर रॉकी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके लिए फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो बार बार ग्रेस से पूछता है, तुमने पहले ये मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन ग्रेस सरप्राइजिंगली शांत रहता है। वो कहता है कि अब उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली है, उसने सैक्रिफाइस मान लिया है। लेकिन रॉकी ये बात मानने से इनकार कर देता है और अपने फ्यूल का हिस्सा ग्रेस को देने का फैसला करता है, क्योंकि वो ग्रेस को अकेले अंतरिक्ष में मरते हुए नहीं देख सकता था। और यही पहली बार हमें समझ आता है कि रॉकी सिर्फ इंटेलिजेंट एलियन ही नहीं बल्कि ग्रेस का सच्चा दोस्त बन चुका है। अब ग्रेस और रॉकी पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं एड्रियन प्लैनेट से टाउमेबा सैंपल लाने पे, क्योंकि वही एक चीज थी जो अर्थ और एरिड दोनों को बचा सकती थी। रॉकी अपनी इंजीनियरिंग स्किल का इस्तेमाल करके एक मैसिव चेन सिस्टम बनाता है। उसका प्लान होता है कि शिप सुरक्षित दूरी पे रहेगा और चेन के आखिर में लगा कलेक्टर एड्रियन के एटमॉस्फेयर में जाके सैंपल कलेक्ट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पूरा मिशन बेहद डेंजरस था। अगर शिप की स्पीड, एंगल या ग्रेविटी कैलकुलेशन से थोड़ी सी भी गलत हुई तो दोनों शिप एटमॉस्फेयर में क्रैश होकर जल जाते। फिर आखिरकार मिशन का दिन आ जाता है। दोनों शिप्स एड्रियन प्लेनेट के करीब पहुंचते हैं। बाहर का एटमॉस्फेयर आग की तरह चमक रहा होता है। तापमान इतना ज्यादा होता है कि थोड़ी सी गलती में सब खत्म हो सकता था। अब कलेक्टर चेन के जरिए नीचे भेजा जाता है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन तभी अचानक शिप वायलेंटली शेक होने लगता है। वार्निंग अलार्म्स बजने लग जाते हैं
टेम्परेचर डेंजरसली बढ़ने लगता है। ग्रेस को ईवा सूट पहन के बाहर जाना पड़ता है ताकि वो मैनुअली कलेक्टर को वापस खींच सके। ये सीन पूरी मूवी का सबसे इंटेंस सीक्वेंस बन जाता है। ग्रेस लिटरली बर्निंग एटमॉस्फेयर के बेहद करीब लटका हुआ होता है। उसके सूट का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होता है। जहाज का एआई बार बार वार्निंग दे रहा होता है कि अगर वो जल्दी से अंदर नहीं आया तो वो मर जाएगा। लेकिन ग्रेस फिर भी कलेक्टर नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि यही सैंपल पूरी ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद है। आखिरकार वो कलेक्टर को वापस शिप तक खींच लाता है और किसी तरह अंदर लौट आता है। रॉकी खुशी से चिल्लाने लगता है, लेकिन डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ था दोस्तों। एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से हेल मैरी के फ्यूल टैंक्स टूटने लग जाते हैं। एक टैंक में क्रैक आ जाता है और एस्ट्रोफेज फ्यूल स्पेस में लीक होने लगता है। अब सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोफेज सिर्फ फ्यूल नहीं था बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी था। अगर लीक ज्यादा बढ़ गया तो पूरा शिप ब्लास्ट हो सकता था। ग्रेस पैनिक में पूरा सिस्टम कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो बटन्स दबाता है, इंजन स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन शिप इतनी जोर से शेक कर रही होती है कि कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। अचानक शिप वायलेंटली शेक करती है और ग्रेस का सिर जोर से कंट्रोल पैनल से टकरा जाता है। सब कुछ ब्लैक हो जाता है। ग्रेस बेहोश हो चुका होता है। अब कॉकपिट में सिर्फ अलार्म्स की आवाज गूंज रही होती है। रॉकी समझ जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। वो बार बार ग्रेस को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी रॉकी समझ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ग्रेस मर जाएगा। और यही रॉकी वो करता है जो पूरी मूवी का सबसे पावरफुल मोमेंट बन जाता है। वो अपनी सेफ्टी की परवाह किए बिना अपने एटमॉस्फेयर से बाहर निकल पड़ता है। समस्या ये होती है कि रॉकी का शरीर वैक्यूम के लिए नहीं बना था। उसका पूरा बायोलॉजी अलग था। वो अगर ज्यादा देर बाहर रहा तो खुद भी मर सकता था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता, क्योंकि अब उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी ग्रेस। रॉकी बाहर जाके मैनुअली डैमेज फ्यूल टैंक्स को इजेक्ट करना शुरू करता है। वो भारी मेटल सिस्टम को फोर्स से डिस्कनेक्ट करता है, बर्निंग फ्यूल लाइंस के बीच काम करता है और किसी तरह शिप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। हर सेकंड उसकी हालत खराब होती जा रही होती है। उसके शेल पे क्रैक आने लगते हैं, उसकी मूवमेंट्स धीमी हो जाती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर उसकी बॉडी को डैमेज पहुंचा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो लगातार काम करता रहता है। आखिरकार डैमेज टैंक्स अलग हो जाते हैं, शिप स्टेबलाइज होने लगता है, अलार्म धीरे धीरे बंद होने लगते हैं और हेल मैरी बच जाती है। रॉकी किसी तरह वापस अंदर आता है, लेकिन अब उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। दूसरी तरफ ग्रेस भी अब बेहोश पड़ा होता है। कुछ समय बाद धीरे धीरे ग्रेस को होश आता है। उसकी आंखें खुलती है, पूरा सिर दर्द से फटा जा रहा होता है। उसे कुछ सेकंड तक कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ था। फिर अचानक उसे रॉकी की याद आती है। वो तुरंत उठने की कोशिश करता है और घबरा के पूछता है, रॉकी? लेकिन रॉकी कोई जवाब नहीं देता। ग्रेस का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि रॉकी ने उसकी जान बचाई है। वो बेचैनी से उसके ठीक होने का इंतजार करने लगता है। और जब आखिरकार रॉकी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, तब ग्रेस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस पल उसे एहसास होता है कि ये एलियन अब सिर्फ उसका दोस्त नहीं रहा, बल्कि उसकी फैमिली बन चुका है। इसके बाद दोनों मिलकर ताओमीबा का रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं ताकि एनफ क्वांटिटी में प्रेडेटर बनाया जा सके। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ताओमीबा नाइट्रोजन में मर जाता है, यानी अगर उसे सीधा अर्थ भेज दिया गया तो वीनस के नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर में सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन ग्रेस हार नहीं मानता। वो लगातार एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है और आखिरकार ताओमीबा की नाइट्रोजन रेसिस्टेंट स्पीसीज क्रिएट कर देता है। अब फाइनली ह्यूमैनिटी को बचाने का सॉल्यूशन तैयार हो चुका होता है। अब ग्रेस और रॉकी दोनों अपने अपने घर लौट सकते थे। वो फ्यूचर के प्लान्स की बात करते हैं, जोक्स करते हैं, पार्टी करते हैं। ग्रेस रॉकी को एक स्पेशल गिफ्ट देता है, अपना लैपटॉप, जिसमें अर्थ की पूरी नॉलेज स्टोर्ड होती है। रॉकी उस गिफ्ट को देख के बच्चे की तरह खुश हो जाता है। फिर ग्रेस उसे अर्थ का एक छोटा सा मॉडल देता है ताकि रॉकी उसे हमेशा याद रख सके, क्योंकि दोनों समझ चुके होते हैं कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात है। अब दोनों दोस्तों का आखिरकार अलग होने का समय आ चुका होता है। ग्रेस और रॉकी बहुत इमोशनल तरीके से एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। ग्रेस अपने स्लीपिंग पॉड में वापस चला जाता है ताकि लंबी जर्नी के दौरान हाइबरनेशन में जा सके। कुछ समय बाद अचानक हेल मैरी के अंदर तेज अलार्म्स बजने लगते हैं। कंप्यूटर रिपीटेडली अनाउंस करता है, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। ग्रेस तुरंत घबरा के लेबोरेटरी की तरफ भागता है और वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं।
ताओमीबा समहाउ इवॉल्व होके जेरोनाइट मटेरियल को भी कंज्यूम करने लगा था। यानी अब वो सिर्फ एस्ट्रोफेज को नहीं खा रहा था बल्कि उस अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग एलियन मेटल को भी खा सकता था जिससे रॉकी का पूरा शिप बना हुआ था। हेल मेरी के अंदर मौजूद ताओमीबा धीरे धीरे जेरोनाइट को डिस्ट्रॉय करने लगा था और क्योंकि रॉकी का पूरा शिप उसी मटेरियल से बना था, इसका मतलब साफ था इन्फेक्शन शायद उसके पूरे शिप में फैल चुका होगा। वो उसके फ्यूल पाइप्स को अंदर से खा जाएगा, सारे एस्ट्रोफेज खत्म कर देगा और फिर रॉकी हमेशा के लिए स्पेस में फंस जाएगा। सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि शायद रॉकी को अभी तक इस खतरे का अंदाजा भी नहीं होगा। अब ग्रेस के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, वो सीधे अर्थ वापस चला जाए, ह्यूमैनिटी को बचाए, हीरो बन जाए, और दूसरा, वो अपनी जान, अपना मिशन और घर लौटने की आखिरी उम्मीद को छोड़ के रॉकी को बचाने जाए। और यही ग्रेस की असली परीक्षा शुरू होती है। कुछ सेकंड्स तक वो पूरी तरह चुप बैठा रहता है, फिर अचानक वो हेल मेरी का रास्ता बदल देता है। अब उसका डेस्टिनेशन अर्थ नहीं बल्कि रॉकी होता है। ग्रेस तुरंत अपने सारे रिसर्च डाटा, ताओमीबा सैंपल्स और ह्यूमैनिटी को बचाने वाली पूरी इंफॉर्मेशन छोटे छोटे बीटेल प्रोब में भर के अर्थ की तरफ भेज देता है, ताकि अगर वो खुद कभी वापस पहुंच नहीं पाए तब भी इंसानों तक सॉल्यूशन पहुंच जाए। यानी अब उसने पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद वो कभी घर नहीं पहुंच पाएगा। कुछ समय बाद हेल मेरी आखिरकार रॉकी के शिप तक पहुंच जाता है। जैसे ही एयरलॉक खुलता है, सामने वही पुराना दोस्त खड़ा होता है। रॉकी पहले तो ग्रेस को देख के विश्वास ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके हिसाब से ग्रेस अब तक अर्थ की तरफ जा चुका होना चाहिए था। लेकिन तभी ग्रेस उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि ताओमीबा उसके पूरे शिप को अंदर से खा रहा है। तब रॉकी भी डर जाता है, जिसके बाद दोनों मिलके ताओमीबा को कंट्रोल करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन अब इतना फ्यूल नहीं बचा होता कि दोनों अपने अपने प्लैनेट्स लौट सके। यानी अब फैसला करना था कि कौन जिएगा और कौन हमेशा के लिए स्पेस में रह जाएगा। ग्रेस बिना एक सेकंड गवाए फैसला करता है कि रॉकी को अपने प्लैनेट एरिड पे वापस जाना चाहिए, क्योंकि वहां उसकी पूरी स्पीसीज उसका इंतजार कर रही थी। कई साल बाद हम देखते हैं कि ग्रेस अब एरिड पे रह रहा है, क्योंकि आखिर में वो अर्थ वापस नहीं गया। रॉकी उसे अपने साथ एरिड ले आया था, जहां पूरी एलियन सिविलाइजेशन ने उसे हीरो की तरह अपनाया होता है। रॉकी ने खास उसके लिए वहां पे आर्टिफिशियल हैबिटेट तैयार करवाया होता है, जिसमें अर्थ जैसा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर मौजूद होता है, ताकि ग्रेस सरवाइव कर सके। अब ग्रेस वहां छोटे छोटे एरिडियन बच्चों को साइंस पढ़ाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थ पे बच्चों को पढ़ाया करता था। और तभी रॉकी उसे बताता है कि अब उन्होंने एक ऐसा नया शिप तैयार कर लिया है जो फ्यूचर में पृथ्वी तक यात्रा कर सकता है। यानी अब शायद एक दिन फिर से ग्रेस अपने होम प्लेनेट को देख पाएगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह पूरी कहानी आखिरकार वहीं वापस आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। एक साधारण टीचर जो शुरुआत में खुद को डरपोक, कमजोर और बेकार समझता था, आखिर में दो पूरी दुनियाओं का सेवियर बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें होप देती है। ये बताती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर लोग साथ मिलकर काम करें तो शायद पूरे ब्रह्मांड को भी बचाया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि प्रोजेक्ट हेल मेरी सिर्फ स्पेस मूवी की कहानी नहीं है, बल्कि दोस्ती, त्याग और इंसानियत की कहानी है। तो उम्मीद है मुझे दोस्तों कि आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचती रहे। मिलेंगे ऐसे ही किसी और नए जबरदस्त फिल्म के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।